हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये छोटा सा यूनिट है, हम जल्दी जल्दी कवर कर देंगे। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता क्या है? ठीक है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जो रेगुलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड अदर इंटरनेशनल एक्टर्स इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। मतलब इंटरनेशनल लॉ वो लॉ सॉरी इंटरनेशनल लॉ वो लॉ होता है जो रेगुलेट करता है रिलेशनशिप्स एंड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अमंग स्टेट्स में हम बोलेंगे कंट्रीज़। ठीक है, जो दूसरी कंट्रीज़ होती है ना, जैसे यहाँ पे हो गया यूएसए और इंडिया, जितनी भी सोवरेन स्टेट होती है, मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट जो अपनी मर्ज़ी से उसमें वो पार्टिसिपेट करती है इंटरनेशनल लॉ में। ठीक है, इंटरनेशनल अब लासा ऑप्टिम जो ये है ना, इसका मतलब इनकी थ्योरी अच्छे से याद रखना। ठीक है, इंटरनेशनल अगर डेफिनेशन याद करनी होगी तो इनकी डेफिनेशन याद करना। International law is the body of customary and conventional rules which are considered legally binding in civilized states in their relationship with each other. जब आप पार्टिसिपेट करते हो इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है, तो फिर आपको उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं और वो सबके लिए लीगली बाइंडिंग होता है, जो भी सिविलाइज्ड स्टेट उसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब जेल ब्रेली क्या बोलता है? इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज स्टेट्स इन देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। ठीक है, अब मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ जो पहले थी उसे हम ट्रेडिशनल बोलते थे, वो सिर्फ उसी को कवर करती थी, स्टेट्स को, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ को। मगर अब जब से मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ आई है तब से वो गवर्न करती है रिलेशंस इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज यूनाइटेड नेशंस, इंडिविजुअल्स, मल्टीनेशनल एंटिटीज़। ठीक है, अब देखते हैं इसका नेचर क्या है। इंटरनेशनल लॉ इज रेफर्स टू इट्स लीगल कैरेक्टर एंड अथॉरिटी इन द इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब जैसे हमारे यहाँ म्यूनसिपल और डोमेस्टिक लॉ कहते हैं, जिसे हम जो जैसे इंडिया का हो गया भारतीय न्याय संहिता BNSS। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ का भी एक लीगल कैरेक्टर होता है जो सारी कंट्रीज़ को मानना पड़ता है। ठीक है, अब इसका नेचर में है लॉ बिटवीन सोवरेन स्टेट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल लॉ प्राइमरी गवर्न्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट। मतलब जितनी भी इंडिपेंडेंट और सोवरेन स्टेट्स होती है जो अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करती हैं उसमें इंटरनेशनल लॉ में, वही उसके का पार्ट होती है। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है किसी भी कंट्री पे कि तुम इसका पार्ट बनोगे। ठीक है, तो फिर एग्जांपल्स क्या होते हैं? ट्रीटीज़, वो लोग आपस में ट्रीटीज साइन करते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं, वॉर एंड पीस रूल्स होते हैं कि हम इस कंट्री से नहीं लड़ेंगे, हमसे नहीं लड़ेगी, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होते हैं उनके बीच में। ठीक है, नो सेंट्रल अथॉरिटी। जैसे अनलाइक नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ डज नॉट हैव अ सेंट्रल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जैसे हमारे देश में वो लेजिस्लेचर है लॉ बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव है लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए, जुडिशरी है टू इंटरवेन्यू बिटवीन लॉ। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नो ग्लोबल पार्लियामेंट दैट मेक्स लॉ, कोर्ट्स लाइक द सेंटर, उसका कोर्ट होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो डिसाइड करता है डिस्प्यूट्स ओनली व्हेन स्टेट्स एक्सेप्ट जुरिस्डिक्शन। अगर किसी स्टेट ने मना कर दिया, मतलब अगर किसी कंट्री ने मना कर दिया कि मैं आपका नहीं मानूंगा, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है कि उसे करना ही करना है। बेस्ड ऑन कंसर्न ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स फॉलो इंटरनेशनल लॉ बिकॉज दे वॉलंटरी एक्सेप्टेड, मतलब वो अपनी मर्जी से एक्सेप्ट करते हैं थ्रू ट्रीटीज़, कस्टम्स एंड एग्रीमेंट्स। जैसे क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हो गए दो देशों के बीच में। ठीक है, ट्रेड ट्रीटीज़ होती हैं व्यापार का। ठीक है, मैरीटाइम लॉ होती है जो समुद्र की होती है, जैसे बोलते हैं ना बॉर्डर्स हो के हम आपको क्रॉस नहीं करेंगे, आप हमारा नहीं करोगे, या तो हम आपको परमिशन देते कि आप हमारे देश में आ जाओ। ठीक है, सीमा पार वाला। ठीक है, मॉरल एंड लीगल फोर्स, ऑल्दो इन्फोर्समेंट इज़ वीकर देन डोमेस्टिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ हैज़ अ लीगल एज वेल एज मॉरल अथॉरिटी। ये वीकर है क्योंकि इसमें जैसे डोमेस्टिक लॉ में हमारे पास इम्प्लीमेंट अगर उसने बोल दिया तो होगा ही होगा। ठीक है, मगर इसमें वॉलंटरी एक्सेप्टेंस चाहिए होती है दूसरी स्टेट की, अगर हमको इंटरनेशनल लॉ मानना है या नहीं मानना, कोई वो नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको वीकर कहा गया है, मगर अब वैसे नहीं बोलते इसको वीकर देन डोमेस्टिक लॉ। इंटरनेशनल लॉ हैज़ अ लीगल एज वेल एज मॉरल अथॉरिटी। ठीक है, ड्यूटीज़। ठीक है, violation often leads to diplomatic protests, sanction, international condemnation, intervention by bodies like United Nations Security Council। अब जब इतनी सारी कंट्रीज आपस में एकजुट हो रखी हैं और एक कंट्री है जो उसको वायलेट्स कर रही है रूल, तो उसका वायलेशन ऐसे ही तो होगा, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट्स हो जाएंगे, सैंक्शन हो जाएंगे, दूसरी कंट्रीज आपके साथ कुछ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और आपको फिर सिक्योरिटी भी नहीं मिलती। जैसे इंटरनेशनल लॉ में अगर कोई कंट्री अपना पार्टिसिपेट करती है तो उसको सिक्योरिटी भी मिलती है। एक्सपेंडिंग स्कोप। ठीक है, अर्लियर इट अप्लाइड मेनली टू स्टेट्स बट मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो इंक्लूड, जैसे हमने पढ़ा था पहले स्टेट्स सिर्फ कंट्रीज़ के बीच में होता था, अब इसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड कर लिया, इंडिविजुअल्स को, ह्यूमन राइट लॉज हो गई। ठीक है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन हो गई, MNCs, नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए। ठीक है,
इंटरनेशनल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ठीक है। अब हम इसकी बेसिस देख लेते हैं। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एक्सप्लेन्स वाई स्टेट्स कंसिडर इंटरनेशनल लॉ बाइंडिंग, मतलब वो क्यों मानती हैं इसको, ठीक है, क्योंकि एक नेचुरल लॉ थ्योरी है, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। द थ्योरी स्टेट्स दैट नेचुरल लॉ इंटरनेशनल लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रीजन्स एंड यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स। वो एक नेचुरल रीजन पे बेस्ड है और उसकी कुछ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स है। लॉ एग्जिस्ट बिकॉज दे आर मॉरली राइट एंड जस्ट, क्योंकि ये मॉरली राइट है, ठीक है, ये किसी को हार्म नहीं करती। जैसे सपोर्टर्स इंक्लूड फिलोसोफर लाइक ह्यूगो ग्रोटियस, ठीक है, जो प्रोहिबिशन ऑफ जेनोसाइड, मतलब जैसे पहले लोगों को मार देते थे ना सीधा, तो उसका प्रोहिबिशन करती है। प्रोटेक्शन देती है ह्यूमन राइट्स को, सबके लिए एक समान, ठीक है। कंसर्न थ्योरी है इसकी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटरनेशनल लॉ इज बाइंडिंग बिकॉज स्टेट्स कंसर्न टू इट, ठीक है। स्टेट्स जो होती है, जो कंट्री होती है, वो आगे से कंसर्न देती है कि मैं आपका ट्रीटीज़ और ये कस्टम थे मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, कोई वो नहीं है, फोर्सफुल नहीं है उसको फॉलो करने के। स्टेट्स की कंसर्न थ्रू ट्रीटीज़ के थ्रू, ठीक है, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, कस्टम्स के थ्रू जो रिवायत चलती आती हैं उसे कस्टम्स बोलते हैं। एक जो सर्टेन प्रैक्टिस होती है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से फॉलो होती है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे इसका यूनाइटेड नेशन चार्टर हो गया, ट्रेड एग्रीमेंट, पैक्टा सन्ट सर्वेंटा प्रिंसिपल, ठीक है, एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, इसका वो होता है मतलब, ठीक है। स्टेट्स दैट एंटर्स ट्रीटीज आर लीगली बाउंड टू फॉलो देम, अगर आप किसी स्टेट ने उसे फॉलो किया है, ठीक है, तो वो बाउंड भी है उसे फॉलो करने के। द प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज इन द वेने कन्वेंशन ऑफ द ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, ठीक है। कस्टमरी प्रैक्टिस, जैसे हम इसको फैमिली लॉ में पढ़ते हुए आए हैं, कस्टमरी प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस होती है जो कंसिस्टेंटली फॉलो होती हुई आ रही है काफ़ी टाइम से, ठीक है। International law also develops from consistent practices of states follow out of sense of legal obligation. Diplomatic immunity, मतलब एक immunity मतलब बोलते हैं ना, प्रोटेक्शन मिल जाती है, फ्रीडम ऑफ हाई सीज, ठीक है। अब देखते हैं सोशल नेसेसिटी थ्योरी, ठीक है। सोशल नेसेसिटी थ्योरी क्यों, मतलब क्यों एक रिक्वायर्ड है ये, ठीक है। स्टेट्स फॉलो इंटरनेशनल लॉ बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है। Without such rules, trade, diplomacy, security, global security would become chaotic. मतलब अगर ये सब नहीं होगा, ठीक है, तो ये सब कुछ बहुत क्योस के हो जाएगा। क्यों कोई कंट्री आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहिए अच्छी, जब आप बहुत सारी कंट्रीज से मिलती है हमारी स्टेट, तो बहुत सारे अच्छी रिलेशनशिप्स भी बनाती है जो नेसेसरी होते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। एक बार हम इसका ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ इज द सिस्टम ऑफ लीगल रूल्स गवर्निंग रिलेशनशिप अमंग states and international entities. Its nature is unique because it lacks a central authority. उसकी कोई central authority नहीं है, ठीक है, but still operates through state concerns. सब सारी states की concern, customs and international institutions. The basis of international law is lies in natural law principles, ठीक है, concern of states, customary practices and the necessity of maintaining order in the international community. अब हम देखते हैं इसका कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। कोडिफिकेशन का मतलब देखेंगे, फिर हम देखेंगे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं इंटरनेशनल लॉ के। कोडिफिकेशन का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिटन फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनटू अ क्लियर एंड अथॉरिटेटिव लीगल कोड्स। मतलब ये बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, तो उसको जो पुराने प्रिंसिपल्स और फिलोसफीज़ है उसको सिस्टमैटिक कलेक्शन करना, ऑर्गेनाइज करना, रिटन फॉर्मुलेशन है उनका रूल्स को, ठीक है, उन्हें कोड जो उन्हें क्लियरली समझाना, ठीक है। It involves transforming customary international rules into written treaties and or conventions so that they become precise and universally accepted. जो बहुत सारे होते हैं प्रिंसिपल्स, उन सबको एक अच्छे उसमें समझाना, ठीक है, रिटर्न उसमें। The concept was strongly promoted after the formation of United Nations, particularly through the International Law Commission, ठीक है। अब कोडिफिकेशन का हम वो डिफिनेशन देख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, अरेंजिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनटू अ रिटन एग्रीमेंट और कन्वेंशन, ठीक है। अब इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये देता है क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी, मतलब जब एक बार वो रिटर्न हो जाता है तो फिर उसमें क्लैरिटी और सर्टेनिटी आ जाती है, लोग इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ ये सही है, चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी, सबके लिए एक जैसा हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जब मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ता है तो हेल्प करता है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने के लिए। ईजी रेफरेंस फॉर कोर्ट एक्सेस स्कॉलर्स एंड स्टेट्स, ठीक है। रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ कमीशन, ठीक है, स्टैब्लिश हुई है 1947 में, याद रखना, जब हमारा वो हुआ था देश आज़ाद, ठीक है, तब 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। फंक्शंस क्या है इसके, स्टडी एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉ, स्टडी करता है उसके बारे में, प्रिपेयर करता है ड्राफ्ट एंड कन्वेंशंस, ठीक है, प्रमोट करता है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ।
अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है हमारे, देखना जो मैं तुम्हें इसका ना एक वो तरीका बताती हूँ, ठीक है। याद रखना कन्वेंशन ऑन द लॉ, ठीक है, ये याद रखना। एक में आ जाएगा वेने ऑफ ट्रीटीज, एक में आ जाएगा यूनाइटेड नेशन ऑफ द सी, ठीक है। कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ, ठीक है, दो ये हो गए कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ, एक में ट्रीटीज, एक में सी, में वेनेसा और एक में यूनाइटेड नेशन। मतलब मैंने ऐसे याद करा था, तुम लोग ऐसे भी कर लेना। और कन्वेंशन तीनों में ही है, ठीक है। एक आ गया वेने कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में सी आएगा, वेने कन्वेंशन में ट्रीटीज आएगा, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं हम। जो वेने कन्वेंशन है वो ट्रीटी से डील करता है, उसके बारे में रूल्स बनाता है। जो जेनेवा है वो वॉर एंड प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, और यूनाइटेड नेशन मैरीटाइम लॉ एंड ओशन गवर्नेंस, ठीक है। एडवांटेज क्या हो जाता है हमारे कोडिफिकेशन के, सर्टेनिटी एंड प्रिसाइज, मतलब सबके लिए सर्टेन और प्रिसाइज हो जाता है, हाँ ये हम फॉलो कर सकता है। रिड्यूस करता है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, अब जब सब एक लॉ फॉलो कर रहे हैं तो वो डिस्प्यूट भी वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। फैसिलिटेट पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशनशिप, सब मानते हैं तो सब पीसफुल हो जाता है, लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मेक इंटरनेशनल लॉ मोर सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अब इसकी वो भी देखते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है। डिफ़िकल्ट टू अचीव एग्रीमेंट अमंग मैनी स्टेट्स, मतलब बहुत सारी कंट्रीज होती हैं तो हो जाता है कॉम्प्लिकेशंस। कोडिफाइड रूल्स में बिकम रिजिड एंड और आउटडेटेड, मतलब जब तक फॉलो होते रहते हैं तो कुछ हो जाते हैं मगर वो चेंज कर देते हैं बाद में, मगर हम इसके डिसएडवांटेज के लिए हम पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट समटाइम्स डिले कोडिफिकेशन, ठीक है, जब सरकार की बारी आती है तो वो कर देते हैं डिले। सब्जेक्ट्स देखते हैं इंटरनेशनल लॉ के। Subjects of international law are entities that possess international legal rights and duties and have the capacity to enforce those rights and duties। जैसे हमने पढ़ा था कि उसका पार्ट कौन कौन बन सकता है, तो वही है सब्जेक्ट्स में कि क्या क्या होता है इंटरनेशनल लॉ के। जैसे हमने पढ़ा था पहले स्टेट्स तो था ट्रेडिशनली, ठीक है, फर्स्ट, इसे प्राइमरी सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो स्टेट आर द मेन ओरिजिनल सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो स्टेट मस्ट हैव, स्टेट होगी क्या, पॉपुलेशन देखेंगे आप, जो भी पॉपुलेशन है उसमें जितने पीपल रह रहे हैं, ठीक है, लिव इन, ठीक है। टेरिटरी होगा उसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है। फिर आगे गवर्नमेंट जो रूल करती है, और सॉवरेनिटी मतलब इंडिपेंडेंस, एक इंडिपेंडेंट स्टेट। द क्राइटेरिया रिकग्नाइज्ड इन दी मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, ठीक है। स्टेट्स आर हैव पावर सच एज एंटरिंग ट्रीटीज, मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ब्रिंग क्लेम्स बिफोर इंटरनेशनल कोर्ट्स लाइक द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। मतलब वो ट्रीटीज़ में एंटर कर सकती है, मेंटेन करती है एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, ब्रिंग क्लेम कर सकती है, ठीक है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी उसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जितनी भी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारी बड़ी बड़ी, तो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटेड बाय स्टेट्स थ्रू ट्रीटीज़ आल्सो हैव द इंटरनेशनल लीगली पर्सनैलिटी, ठीक है। जैसे हमारी हो गई यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जिसमें वो एंटर कर सकती है। दे कैन एंटर एग्रीमेंट्स, परफॉर्म कर सकती है इंटरनेशनल फंक्शंस, ब्रिंग करती है क्लेम्स एंड सर्कमस्टेंसेस। इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ जो हो गई वो इंडिविजुअल्स को भी रिकॉग्नाइज करती है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। क्लेम कर सकते हैं इंडिविजुअल्स ह्यूमन राइट्स लॉ, ठीक है। बी पनिश्ड फॉर इंटरनेशनल क्राइम्स जो, ठीक है, उसके लिए भी वो पनिश हो सकते हैं। इंडिविजुअल कैन बी ट्राइड बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ फॉर क्राइम सच एज जेनोसाइड, मतलब जो होते हैं ना इंसान को मारने पे भरोसा रखता है, उसको करती है, उसके लिए वो ट्राइड हो सकता है। वॉर एंड क्राइम्स के लिए क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब नॉन स्टेट एंटिटीज़ क्या होती है, जिसमें सम एंटिटीज़ ऑल्सो पोजेस लिमिटेड इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी, ठीक है। क्या होती हैं वो, लिबरेशन मूवमेंट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फिर आ जाती है स्पेशल एंटिटीज़, वो भी कुछ एंटिटीज़ होती हैं स्पेशल एंटिटीज़ जो रिकग्नाइज हो जाती है सब्जेक्ट, जैसे होली सी, ठीक है। वैसे पांच ही याद करना, एक स्पेशल हो गई और एक हो गई नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, और नॉन स्टेट और फिर ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स और हमारी स्टेट जो हमने पढ़ा, ठीक है। कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक रिटन फॉर्मुलेशन of international legal rules, ठीक है, mainly carried out by International Law Commission under the United Nations. Subject of international law as entities that possess international rights and duties, the most important being state follow international organizations, individuals and certain non-state entities. अब हम देखते हैं इसका रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल डोमेस्टिक लॉ। मतलब इंटरनेशनल लॉ हो गई जो हमारी सारी कंट्रीज फॉलो करती है, डोमेस्टिक वो हो गई जो हमारे एज अ कंट्री, मतलब जैसे इंडिया की लॉ हो गई, ठीक है। कंसर्न्स हाउ इंटरनेशनल लीगल रूल्स ऑपरेट
विद इन द इंटरनल लीगल सिस्टम ऑफ अ स्टेट, ठीक है। अब इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ में डिफरेंस देखता है। रूल्स गवर्निंग रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंटरनेशनल एक्टर्स, जैसे हमने इंटरनेशनल एक्टर्स में समझ लेना तुम लोग, जो मैंने अभी बताया ना, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सबको इंक्लूड करके स्टेट हो गई हमारी कंट्री, ठीक है, तो उसका रिलेशनशिप मेंटेन करती है, गवर्न करती है। तो म्यूनसिपल लॉ क्या होती है? द इंटरनल लॉ ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री गवर्निंग इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन विद इन द स्टेट, मतलब जैसे इंडिया हो गई ना, तो उसके अंदर वो गवर्न करेगी, ठीक है। अब मेजर फोरम सच एज इंटरनेशनल interactions between arise in is the International Court of Justice which interprets international obligations of state। अब इसमें दो थ्योरीज दी है, एक मोनिस्टिक थ्योरी जो बोलती है इंटरनेशनल लॉ और जो म्यूनसिपल लॉ वो सेम है, और हमारी है ड्यूअलिस्टिक थ्योरी जो बोलती है वो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ अलग है, अलग सिस्टम, लीगल सिस्टम है, ठीक है। अब पहले मोनिस्टिक थ्योरी देखते हैं। वो कहती है बोथ लॉज आर पार्ट ऑफ वन लीगल ऑर्डर, मतलब दोनों लॉ एक ही पार्ट है, ठीक है। और फिर बोलती है इंटरनेशनल लॉ इज ऑफन कंसिडर्ड सुपीरियर टू म्यूनसिपल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ है वो सुपीरियर है किससे? म्यूनसिपल लॉ से। और इंटरनेशनल रूल्स ऑटोमेटिकली बिकम पार्ट ऑफ डोमेस्टिक लॉ, मतलब जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाते हैं डोमेस्टिक लॉ का। इसके सपोर्टर है हैंस केल्सन, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं हम इसका, मैनी यूरोपियन कंट्रीज ऑटोमेटिकली अप्लाई इंटरनेशनल ट्रीटीज वंस रेटिफाइड, ठीक है। अब डोमेस्टिक थ्योरी जैसे हमने बताया वो बोलती है इंटरनेशनल और म्यूनसिपल लॉ आर बोथ टू सेपरेट लीगल एंटिटीज़, ठीक है। कैसे? ईच सिस्टम ऑपरेट्स इन इट्स ओन स्पेयर, मतलब दोनों हैं वो अपने अपने उस पर काम करते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स, मतलब वो स्टेट्स के रिलेशन रेगुलेट करता है, वाइल म्यूनसिपल लॉ होता है जो वो इंडिविजुअल विद इन अ स्टेट, मतलब जो स्टेट होती है उसी के अंदर रेगुलेट होता है। इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड इन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बिफोर इट कैन अप्लाइड इंटरनेशनली। अब इसके मेजर सपोर्टर्स कौन है? हेनरी ट्रिपल और डियोनिसन, ठीक है, ये तुम लोग देख लेना। अब हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। व्हेन इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन म्यूनसिपल लॉ, टू प्राइमरी प्रिंसिपल्स हैं जो उसके अप्लाई होता है, एक इंटरनेशनल लेवल पे और एक डोमेस्टिक लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे कहता है स्टेट कैन नॉट यूज डोमेस्टिक लॉ एज जस्टिफिकेशन फॉर वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अब कोई भी स्टेट ये नहीं बोल सकती, वो जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती, ठीक है, कि हमारे स्टेट में तो ऐसा होता है, ठीक है, और वायलेट कर दे इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। और डोमेस्टिक लॉ में कहते हैं नेशनल कोर्ट्स में अप्लाई म्यूनसिपल लॉ इफ इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद इंटरनेशनल लॉ डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। अगर इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ कॉन्फ्लिक्ट कर रही होगी तो सबसे उसको प्रिवेल किया जाएगा म्यूनसिपल लॉ को, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। द प्रिंसिपल इज रिकग्नाइज इन द वेने कन्वेंशन और द लॉ ऑफ ट्रेडीज, वेने ट्रेडीज, ठीक है। अब इसकी पोजीशन देखते हैं, ठीक है। इंडिया कोर्ट जनरली फॉलो हारमोनियस अप्रोच, जो इंडिया की कोर्ट है वो हारमोनियस अप्रोच यूज़ करते हैं। इंटरनेशनल लॉ इज रिस्पेक्टेड अनलेस इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद डोमेस्टिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट किया जाता है जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे किसी डोमेस्टिक लॉ से, मतलब हमारी स्टेट की उससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, नहीं तो उसी को प्रिवील किया जाएगा, मतलब उसी को इंपॉर्टेंस दी जाएगी डोमेस्टिक लॉ को। पार्लियामेंट मस्ट इनैक्ट लेजिस्लेशन फॉर ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब इसके वो भी देख लेना केसेस, ठीक है। ये लास्ट हमारा थर्ड वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल लॉ। द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल लॉ एग्जामिन करती है हाउ इंटरनेशनल लॉ इफेक्ट करती है डेवलपिंग कंट्रीज एंड हाउ दीज कंट्रीज सीक टू रिफॉर्म इट, ठीक है। द टर्म थर्ड वर्ल्ड रेफर्स टू डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। 3 ये याद रखना, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, बस अमेरिका के आगे लैटिन लगाना है। मैनी ऑफ विच गेन इंडिपेंडेंस आफ्टर कॉलोनियल रूल के बाद जिन्हें इंडिपेंडेंस मिली थी। दिस कंट्रीज बिकेम इन्फ्लुएंशियल इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द यूनाइटेड नेशंस। अभी हम लोग इतना पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अभी से मैं ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू गाइस।